दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है विनय से। विनय की शहर में कपड़े की दुकान थी। वो बहुत दिल लगाकर अपना बिजनेस संभालता था। विनय हर रविवार को दोपहर में मंदिर जाया करता था। वो अपने दुकान पर बैठा मंदिर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे सामने से आती एक लड़की दिखाई दी। विनय के दिल में ना चाहते हुए भी लालच आ गया कि चलो, एक तो लड़की है, उससे 2-4 मिनट बातें हो जाएंगी और दूसरा ग्राहक भी तो है, बातों बातों में कमाई भी तो हो जाएगी। सभी दुकानदार ग्राहक का चेहरा देखकर पकड़ लेते हैं कि वह सामान खरीदेगा या नहीं, और विनय ने भी उस लड़की को देखकर उसका चेहरा पढ़ लिया था। विनय जानता था कि ऐसी लड़कियां हमेशा ज़्यादा खरीदारी करती हैं, इसलिए वो मंदिर जाने के बजाय रुककर उस ग्राहक का इंतज़ार करने लगा। वो लड़की दुकान में आ गई। विनय की दुकान पर बहुत महंगे महंगे सूट थे। विनय ने सारे महंगे सूट उसे दिखाए। उसने 2 सूट पसंद कर लिए और बोली, 2 सूट और इससे थोड़ा महंगे वाले दिखा दो। वो लड़की विनय से बातें कर रही थी और उन कपड़ों के बारे में भी पूछ रही थी। ऐसे में विनय का दिमाग मंदिर की तरफ भी था, क्योंकि आज रविवार था। वो लड़की हंस हंस के विनय की दुकान से कपड़े खरीद रही थी और विनय भी हंस हंस कर बातें करता जा रहा था। कुछ देर बाद उस लड़की ने 4 सूट पसंद किए। विनय ने उस सूट को झोले में रख दिया और बिल बनाने लगा। लड़की ने बड़ी चालाकी से दुकान के काउंटर से सूट उठाया और जा ही रही थी कि तभी उसे देखकर विनय ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मैडम जी, आपने अभी बिल नहीं दिया है। ये बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ़, मैं दुकानदारों से बिल देकर शॉपिंग करती हूँ? नहीं। विनय बोला, अरे मैडम जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये सूट बड़े महंगे हैं और मैं इन्हें आपको फ्री कैसे दे सकता हूँ? और ये तो हमारी पहली मुलाकात है। चलिए ठीक है, मैं कम से कम डिस्काउंट कर सकता हूँ मैडम। विनय सोच रहा था कि शायद वो लड़की उससे मजाक कर रही है, पर वो गलत सोच रहा था। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो घूमकर अंदर आ गई। विनय को गुस्सा आ गया। तभी उसने वो कपड़े वाला थैला खींचकर काउंटर पर रखा। तब उस लड़की ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से थैला खींचने की? और उस लड़की ने बिजली की तरह तेज़ी से अपना दुपट्टा ज़मीन पर फेंका, अपनी आस्तीनें फाड़ी और दुकान के सामने गुजरने वाले 2-3 आदमियों को देखकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो आदमी उस लड़की की आवाज़ सुनकर दौड़े-दौड़े दुकान के अंदर आ गए। उन्होंने जब उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने विनय के ऊपर सीधा बदतमीज़ी करने का आरोप लगा दिया। उन लड़कों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे विनय को मारना शुरू कर दिया। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी कि विनय के बगलगीर दुकानदारों ने आकर झगड़ा शांत कराया, नहीं तो वो उसे चलने लायक न छोड़ते। विनय की बाजार में बहुत अच्छी इज्जत थी, पर इस घटना ने विनय को पूरे बाजार में बदनाम करके रख दिया था। और उस लड़की ने हंगामे का फ़ायदा उठाया और वो कपड़े का थैला लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गई और बेचारा विनय हाथ मलता रह गया। वो कीमती कपड़े अब विनय के हाथ से जा चुके थे। वो चालाक लड़की विनय को चूना लगा चुकी थी। अब विनय पछताने लगा था कि काश मैं मंदिर जाने के लिए लेट ना करता, ग्राहक का लालच ना करता, तो इतनी बड़ी बदनामी ना होती। अब कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और वहाँ के लोग इस बात को भूलने लगे थे, पर विनय के दिल में अब भी एक बदला पैदा हो गया था। विनय उस लड़की की तलाश में था। उसने अपने दिमाग में ठान लिया था कि जैसे उसने मुझे भरी बाजार में शर्मिंदा किया है, वैसे मैं भी उसकी बेइज्जती करूँगा। विनय अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था और बहुत गुस्से में था। उसने अपने दोस्त से इस बारे में पूछा कि मैं क्या करूँ, बताओ, उस औरत ने पूरे बाजार में मुझे बेइज्जत किया है, अब मैं क्या करूँ? तो उसके दोस्त ने कहा, तुम्हें ऐसी लड़कियों से लड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि ऐसी लड़की से तुम्हें भी चालाकी से अपने काम निकालने चाहिए थे। विनय के अंदर से बदले की आग बुझ नहीं रही थी। विनय का दोस्त बोला, तुम उसे बदनाम कैसे करोगे? एक ही रास्ता है, या तो वे फिर दोबारा तुम्हारी दुकान पर आ जाए, नहीं तो तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा यहाँ नज़र ही नहीं आएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर विनय मायूस हो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि मैं उस लड़की से बदला ज़रूर लूँगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और इस बात को 2 महीने हो चुके थे। विनय अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लग रहा था। विनय ने उससे पूछा, बोलिए क्या बात है? वो बोला, बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। ये बात सुनकर विनय ने 100 का नोट निकाला और उन्हें दे दिया।
वो दुआएं देते हुए वहाँ से चले गए। अब ऐसे ही रोज़ वो आते और विनय उन्हें पैसे देकर मदद कर दिया करता था। एक दिन वो विनय की दुकान पर आए और उन्होंने विनय से पूछा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है क्या? विनय की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसने ना में जवाब दिया। फिर उन्होंने विनय से कहा कि बेटा मुझसे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। विनय ने तो पहले ही ना में जवाब दिया था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के जोर देने पर उनके घर जाने के लिए वो राज़ी हो गया। शाम को विनय ने दुकान बंद की और उनके घर चला गया। वो एक मोहल्ले में छोटे से घर में किराए पर रहते थे। विनय कमरे में बैठा तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी एक भतीजी है, यानी मेरे बड़े भाई की लड़की, जो कि यतीम है, उसके माँ बाप नहीं हैं। मैंने एक रिश्ते वाली से कहा है, पर अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है। बहुत दिन से तुम्हारी दुकान पर आ रहा था, मुझे तुम अच्छे लगे, इसलिए सोचा तुमसे बात करूं। मैं चाहता हूं तुम मेरी भतीजी से शादी कर लो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर विनय को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा झटका तब लगा जब उसने अपनी भतीजी की फ़ोटो विनय को दिखाई। ये वही लड़की थी जिसने भरे बाजार में विनय को बेइज्जत किया था। विनय के दिल में भी फिर से बदले की आग जलने लगी और विनय ने उस बूढ़े आदमी को सारी सच्चाई बता दी। ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने शर्म से सर झुका लिया और बोले, बेटा सबसे पहले तो तुम मेरी भतीजी को माफ़ कर दो, जो उसने तुम्हें खामखा बदनाम किया। उसकी इस गलती की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बड़े बुजुर्ग के मुंह से ऐसी बात सुनकर विनय की आंखें हैरत से फैल गईं। विनय के अंदर बदले की आग तो पहले से ही चल रही थी, इसलिए उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है, मैं आपकी भतीजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी लड़कियों को ऐसी नादानियाँ तो हो ही जाती हैं, कोई बात नहीं। बूढ़ा आदमी विनय की बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन विनय ने अपना पहला पत्ता फेंक दिया था, क्योंकि विनय बदला लेना चाहता था। विनय ने उस आदमी से बताया कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं और मुझे 2 दिन का समय चाहिए था, ताकि मैं अपने माँ बाप से इस बारे में बात कर लूँ। उस बूढ़े आदमी ने विनय को 2 दिन का वक्त दे दिया। विनय अपने घर आ गया और रात भर सोचता रहा कि मैं उस लड़की से शादी करूं या ना करूं। और सुबह उसने प्लान बनाया। उसने किराए का एक मकान लिया और अपने घर वालों को बिना बताए ही उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। विनय उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, वो शादी के लिए तैयार हैं, पर वो बीमार रहने की वजह से यहाँ आ नहीं सकते, मगर उन्होंने मुझे खुशी खुशी शादी की इजाज़त दे दी है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, चलो ये बात तो बहुत खुशी की है। उस बूढ़े आदमी ने विनय के बारे में अपनी भतीजी को पहले ही बता दिया था और वो भी शादी करने के लिए तैयार थी। अब विनय के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। जिस लड़की ने उसे बर्बाद किया था, अब बर्बाद करने की बारी विनय की थी। विनय ने शादी की तैयारी कर ली और उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। उस मंदिर में विनय का कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ उसके दोस्त थे और विनय ने खुशी खुशी रेशमा से शादी कर ली। अब रेशमा दुल्हन बनकर विनय के किराए वाले घर पर आ गई। विनय रेशमा को देखकर अपना होशो हवास खो बैठा और उसने जब उसका चेहरा देखा तो उसकी सारी गलतियों को एक पल के लिए भूल गया। विनय को लगा जैसे रेशमा जैसी लड़की इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब उसे अपना बदला याद आया तो वो उसे ताने देने लगा और बोला कि वो एक बदतमीज़ लड़की है और ये भी कहा कि मैंने शादी अपने से नहीं बल्कि उसके चाचा के भीख मांगने पर की है। रेशमा ये बात सुनकर रोने लगी और शादी वाले दिन से ही 2 दिन तक विनय ने उससे बात तक नहीं की। अब विनय हमेशा रेशमा को जलील करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता रहता था, लेकिन अभी भी विनय को अधूरा सा लग रहा था। रेशमा जब उससे खाना खाने के लिए कहती तो वो गुस्सा करता, कभी कभी तो उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया करता था। विनय के इस रवैये से रेशमा की आंखों में आंसू आ गए और वो बार बार विनय से माफ़ी मांगती रही। उसकी माफ़ी मांगने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तड़पती रहती और वो उसे रोता देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन विनय दुकान से घर आया तो उसने देखा कि वो बैठकर रो रही थी। विनय उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय बोला, ये रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हारी होशियारी जानता हूँ, तुम एक बदतमीज़ औरत हो और मर्दों को फंसाकर उनके माल लूटना तुम्हारा काम है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ भूल जाऊँगा। रेशमा विजय के पैर पर गिर कर बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी और सच में मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने आपसे शादी के लिए चाचा जी से खुद कहा था। विनय को कुछ समझ नहीं आया, उसने अपनी दोस्त से पहले ही इस बारे में बात की हुई थी।
विनय ने प्लान बनाया था कि वो उस किराए के घर को छोड़कर अपनी दुकान को बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएगा और रेशमा को हमेशा हमेशा के लिए तड़पता छोड़ देगा। शादी को 1 महीने गुजर चुके थे और विनय अब अपना बदला भी ले चुका था और अब विनय उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। विनय ने अपने जानने वाले से ही 12 लाख रुपए में अपनी दुकान बेच दी थी और उससे एडवांस पैसे भी ले लिए थे। अभी उसने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया था और विनय का अब घर पर रहने की वजह से रेशमा उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश करती रहती थी। रेशमा विनय का दिल खुश करती, तरह तरह के खाने बना कर देती, मगर विनय उस पर गुस्सा करता और कहता, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विनय की आज घर में आखिरी रात थी, इसलिए उसने सोचा चलो रेशमा से थोड़ा अच्छे से बोल लेता हूँ ताकि ज़िंदगी भर उसे खोने का गम ना रहे। विनय अपने कमरे में गया तो उसने देखा रेशमा बैठी हुई थी। उसने विनय को देखा तो वो उठकर उसके पास आ गई और बोली, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहती हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। और अगर मेरा ये सच सुनने के बाद भी आप मुझे छोड़ने का फ़ैसला करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं एक बार अपनी सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ। ये बात सुनकर विनय हैरान रह गया कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इसने अभी तक मुझसे छुपाई हुई है। तब रेशमा ने भीगी हुई पलकों के साथ अपनी कहानी सुनाई। रेशमा ने विनय से बताया कि क्या आपको लगता होगा कि मैं बड़ी ख़राब किस्म की लड़की हूँ, और हाँ, ये सही बात है कि मैं शरीफ नहीं हूँ, लेकिन गलत काम करने पर मेरा कोई कसूर नहीं। जब मेरी माँ की शादी विनोद से हुई तब मैं 13 साल की थी। विनोद मेरा सौतेला बाप था। पापा की मौत के बाद मेरे मामा मामी ने मुझे घर में रहने नहीं दिया और मेरी माँ की दूसरी शादी कर दी। रेशमा बड़ी हो रही थी और विनोद की नज़रें उस पर ही थीं। वो रेशमा के ज़रिए पैसे कमाना चाहता था। वो दूसरों की दुकान पर रेशमा को ले जाता और उसे वहाँ बैठाल कर खुद इधर उधर चला जाता था। रेशमा की माँ को इस बात की कोई खबर ना थी, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर हो गया था, इसलिए वो ज़्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अब रेशमा विनोद के साथ बाज़ारों में घूमती रहती। अब विनोद ने रेशमा को सिखा दिया था कि चोरी करना बहुत आसान है और इसी काम से आपको बहुत आसानी से पैसे मिल सकते हैं। अपने पापा की ये बात सुनकर रेशमा हैरान रह जाती है, लेकिन विनोद बार बार उसे उकसाता वो चोरी करे और उसे चोरी करके सारा माल उसके पास लेकर जाए, जमा करा हुआ माल जिसे वो बाज़ार के सस्ते दामों में बेच देता और उसी पैसे से रेशमा का घर चलता था। धीरे धीरे अब रेशमा भी इसी चोरी की आदत पड़ गई। शुरू में तो रेशमा और विनोद छोटी छोटी चोरियां करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका बाप मजबूर करने लगा और उसी मजबूरी की वजह से रेशमा अब बड़े दुकानों पर जाया करती और अपने बाप के कहने पर रेशमा ने उन दुकानों पर चोरी करना शुरू कर दिया। ये काम ज़रा मुश्किल था। फिर विनोद ने रेशमा को एक हुनर और सिखा दिया कि जब भी किसी दुकान में चोरी करो तो इज्जत लूटने का शोर मचा दो, ताकि अगल बगल के लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी को दुकानदार की बात सुनने का मौका ना मिले, और इस हंगामे का फ़ायदा उठाकर तुम वहाँ से भाग जाना। पापा के कहने पर अब रेशमा यही करने लगी, पर उसका दिल मानता नहीं था। रेशमा उन्हें रोज़ मना करती कि मैं चोरी नहीं करूँगी, लेकिन वो रेशमा की धमकियाँ देकर इस काम के लिए मजबूर कर रहे थे। रेशमा इन सब से तंग आ गई थी। रेशमा ने विनय से ये भी बताया कि जब मैंने आपके दुकान पर ऐसी हरकत की थी तो मैं हैरान हो गई थी कि आपने मुझसे कोई गलत बात नहीं की थी। आप मुझसे अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं आपको बदनाम करूं, लेकिन अपने पापा के खौफ से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दिन भी मेरे सौतेले पापा आपके दुकान के बाहर ही खड़े थे। रेशमा ने विनय से ये भी बताया कि इस बात की शिकायत मैंने अपने चाचा से की कि मेरा बाप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, और आज उसने मुझसे ऐसे आदमी को जलील करवाया है जिसकी समाज में बहुत अच्छी इज्जत थी। रेशमा के चाचा उसकी जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। चाची भी इस दुनिया में नहीं थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। रेशमा के रोने धोने पर उसके चाचा ने उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद रेशमा की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसीं। अब विनोद को रेशमा से कोई रिश्ता नहीं था। रेशमा अपने चाचा के पास रहने लगी थी। रेशमा का चाचा को अब उसकी शादी की फ़िक्र खाई जा रही थी। तब रेशमा के कहने पर उसके चाचा ने जाकर विनय से शादी की बात की। रेशमा विनय से कहती है कि अब मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, और अगर मेरी इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद भी आप मुझसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। मुझे ऐसी नफ़रत भरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी जिसमें मेरा पति मुझ पर भरोसा ही ना करता हो। ये कहकर रेशमा रोने लगती है।
विनय अपने मन में सोचता है, बेचारी ने ना जाने कितने दुख अपनी ज़िंदगी में झेले हैं और मैंने इसे चोर समझ लिया था। विनय इतना पत्थर दिल भी नहीं था, इसलिए उसने रेशमा को दिल से अपनी पत्नी मान लिया और उसे माफ़ कर दिया। अब विनय रेशमा को अपने मम्मी पापा के पास लेकर जाता है। विनय के माँ बाप बहुत गुस्सा होते हैं, पर जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वो भी रेशमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेते हैं और जो 12 लाख रुपए एडवांस विनय ने लिए थे वो भी अब वापस कर देता है और फिर से अपनी दुकान चलाने लगता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं।